हाँ अच्छा जी, मोहतरम फाइनल अकाउंट का चैप्टर निकालें। भाईजान फाइनल अकाउंट का चैप्टर निकालें। जी क्या आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलें। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 8 IS 28 का। हाँ वो पार्ट बी के बाद आप मेरे से आके पूछ लें जो मसला है उसमें। क्या चीज़? पार्ट बी के बाद आके मेरे से पूछ लें। अच्छा जी, एक डिस्कशन है कि टैक्स की एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में किस तरीके से करते हैं, ये डिस्कशन है हमारी। टैक्स की एडजस्टमेंट में अगर हाइब्रिड में लेट आएँ तो फिर किस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेट आने के फ़ज़ाइल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 पास पेपर 11 12 11 पेज नंबर 662। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा, वो आपने सवाल पे लिखते रहना है। पहली बात, जब मैं लिखने को कहूं तब लिखना है। देखें ये क्या टाइम पे आया करें। अच्छा हाँ अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें। अच्छा जी, फाइनल अकाउंट का सवाल कभी तो हमें ऐसे आता है कि फाइनल अकाउंट का सवाल कभी तो ऐसे आता है कि उसके साथ टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन, टैक्स वालों के रूल्स अलग से बताए होते हैं। तो इसको तो मैं प्योरली IS 12 का सवाल कहूँगा। इस सवाल में आपने P&L बना के सही करके बनाना होता है और P&L बनाकर PBT निकालना होता है। PBT निकालकर पूरी करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं, एड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लेस टैक्स डेप्रिसिएशन। इस सवाल की इंडिकेशन क्या होगी? बड़ी आसान सी इंडिकेशन। इस सवाल में आपसे गलती का चांस ही नहीं है, टैक्स वालों की डिडक्शन दी होगी, आपको पता चल जाएगा करंट टैक्स की वर्किंग वो मेरे से करवाना चाह रहे हैं। तो एक सवाल फाइनल अकाउंट के वो हुआ करेंगे जो प्योरली IS 12 के बेस के ऊपर सॉल्व होंगे, प्योरली IS 12 के बेस पे। पहले मैं सवाल आपके सामने दिखाता हूं। ये मुझे एक ट्रायल दिया हुआ है, ट्रायल में ना कुछ एरर्स हैं। नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम, ये ट्रायल में एरर्स हैं। ट्रायल में एरर्स सही करके हमने इस सवाल में ये किया था, पहले PBT निकाल लिया था। तो एज अ स्टेप वन इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने P&L बनाया था, P&L बनाया था और PBT आ गया। डन। स्टेप 2, आप तो आप करंट टैक्स की वर्किंग कर लेना प्रॉपर। फिर हमने करंट टैक्स की वर्किंग की थी, तो ये जी इसमें हो गया।
हमने पी एंड एल बनाया और पीबीटी आ गया, पी एंड एल बनाया और पीबीटी आ गया। स्टेप 2 हमने करंट टैक्स की वर्किंग की नॉर्मल तरीके से, ऐड बैक कर दिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लेस कर दिए टैक्स डेप्रिसिएशन। तो इस तरह के 2 सवाल हैं, क्वेश्चन 10 भी इसी तरह के और क्वेश्चन 11 भी इसी तरह के। बल्कि इन दोनों सवालों की ना रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स निकालें या नोट शोट बनाएं, इन दोनों सवालों की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। इस सवाल में टैक्स की एडजस्टमेंट में आप कोई मसला करें, मुझे डर नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें टैक्स सेक्शन वगैरह दी होती है, आपको फौरन हिंट मिल जाए कि मैं करंट टैक्स खुद निकालूं। तो पहले किसको सही करना है? पी एंड एल को। पीबीटी निकालना है, फिर पीबीटी कहां यूज करना है? इसमें मैंने कहा था पीबीटी तक निकाल लें, फिर करंट टैक्स की वर्किंग करना शुरू करें। पता कैसे चलेगा? इस टाइप का सवाल आ गया, टैक्स वालों की डेफिनेशन दी हुई है, और पिछले सवाल में क्वेश्चन 10 में देखें टैक्स वालों की डेफिनेशन का रेट दिया हुआ है, नो टैक्स डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ डिस्पोजल एंड ऑल दिस। तो ऐसे सवाल आमतौर पे ना सिर्फ पी एंड एल वाला आता है, क्योंकि बैलेंस शीट भी साथ बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो पी एंड एल का अक्सर सवाल आता है ताकि पीबीटी निकाल के आप बारों बार सवाल कर लें। अच्छा, अगली बात, एक सवाल आता है, ये जो क्वेश्चन 9 है, जैसे पेज 658 पर, इसमें लिखें टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन और रूल्स वगैरह। टैक्स वालों के रूल्स नहीं गिवन, टैक्स वालों के रूल्स नहीं गिवन। टैक्स वालों के रूल्स नहीं गिवन। ऐसे सवाल में ना, अभी मैं आगे लिखवाता हूं, ऐसे सवाल में ना वो आसानी करता है आपके लिए और आपको करंट टैक्स खुद ही निकाल के दे देता है। और करंट टैक्स के साथ मैंने कहा था एस्टीमेट का लफ्ज लिखा होता है, डेफर्ड टैक्स के साथ एस्टीमेट का लफ्ज नहीं लिखा हो। करंट टैक्स एस्टीमेट इसलिए होता है कि बाद में हुकूमत बदल सकती है। अब इस सवाल में एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ें। द प्रोविजन फॉर टैक्स हैज बीन एस्टीमेटेड एट 18 मिलियन। 18 मिलियन के साथ लिखें उसने करंट टैक्स की वर्किंग करके खुद ही करंट टैक्स निकाल दिया, हमसे नहीं निकलवाया। उसने करंट टैक्स की वर्किंग करके खुद ही करंट टैक्स निकाल दिया। तो अब तो मौजा ही मौजा, अब क्या मसला है? बस एक एंट्री हमने की थी, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, बस खत्म, डन। यस सर। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, जैसे पेज 655 वाला। इसमें देखिए एक लाइन लिखी हुई है पॉइंट 6 में, द टैक्स चार्ज फॉर करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट 1440। ये पहले टाइप वाला सवाल है या दूसरे टाइप वाला सवाल है? पेज नंबर 655। तो उसने करंट टैक्स खुद निकाल के दे दिया ना, बस क्या एंट्री कर दें, सीटी डेबिट और प्रोविजन फॉर टैक्स, डन। अच्छा, ये क्या लाइन लिखी होती है, टैक्स चार्ज आफ्टर मेकिंग ऑल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, यानी करंट टैक्स में जो भी एडजस्टमेंट्स वगैरह होनी थी, ये ऊपर वाले सारे डेटे की, वो एडजस्टमेंट्स वगैरह हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने सही वाला करंट टैक्स आपको निकाल के दे दिया, डन। अच्छा, एक सवाल आपको 10 मुहर्रम को करवाया था और वो आप लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा मेजॉरिटी ने। ये पेज 664 पे है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, पेज 654 पे।
अच्छा, इसमें देखें क्या है चक्कर, इसमें सवाल ने एक बैलेंस शीट दी हुई है। सवाल ने क्या दी हुई है और बताता है बैलेंस शीट बनाते हुए कुछ एरर्स हो गई हैं। बैलेंस शीट बनाते हुए कुछ, तो हमने उन एरर को सही कर दिया था। दो आसान एडजस्टमेंट थी, एनआरबी लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ और इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ। दो आसान एडजस्टमेंट से सवाल में थी बिल्कुल, और लीज को रेंट एक्सपेंस में डाल दिया था। तो ये सवाल था। अब इसमें नीचे एक लाइन डाली हुई है, टैक्स रेट इज 34%, द टैक्स इज करेक्टली कैलकुलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट एडजस्टमेंट अबव। ऊपर वाली एडजस्टमेंट के अलावा टैक्स सही कैलकुलेट हुआ, अल्लाह का शुक्र है टैक्स सही कैलकुलेट हुआ है, सिर्फ ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स के अलावा। तो हमने क्या किया था, हमने सोचा था ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स की वजह से अगर खर्चा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो टैक्स कम हो रहा है, टैक्स भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब टैक्स कम हो रहा है तो टैक्स कम होने की एंट्री हमने कर दी थी डीटीएल डेबिट डीटीई क्रेडिट। अब आपके जहनों में एक सवाल आ सकता है कि ये डेफर्ड टैक्स में क्यों जा रहा है, करंट टैक्स में क्यों नहीं जा रहा। ये अभी बहस मैं करता हूं, ये अलग बहस है, ये मैं करता हूं। और अगर खर्चे कम हो रहे होते इन सारी एडजस्टमेंट्स में तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ जाता टैक्स बढ़ जाता, तो टैक्स बढ़ने की एंट्री डीटीई डेबिट डीटीएल क्रेडिट, ये नॉर्मल से एंट्री हो जाती है। अब आपके जहनों में ये सवाल है कि डेफर्ड टैक्स को क्यों हिट कर रहे हैं, ठीक है। अब मोहतरम इसका जवाब दिया जाता था पहले कभी, जब IAS 12 और IAS 8 आपके सिलेबस में होता था इकट्ठा। अब इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब सादा सा लिख लें, मैं बताता हूं, सुन लीजिएगा मेरे से। अकाउंटिंग वाले कोई भी एरर्स करें तो उनका टैक्स इफेक्ट आपने जो है वो सही करना है डेफर्ड टैक्स में जाके, बस ये बात लिख लें और कोई इसमें बात लिखने देना। अकाउंटिंग वालों से जो मर्जी एरर हो गई है, अकाउंटिंग वालों से अगर कोई एरर हो गई है तो उसको सही कर दें जाके करंट टैक्स की बजाय डेफर्ड टैक्स में। लेकिन ये मेरी नज़र में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, खुदा ना खासा कोई करंट टैक्स में भी कराएगा, कोई पनिश नहीं करेगा इतना वो। तो अकाउंटिंग वाले अगर कोई भी एरर कर दें तो उसको सही कर दें करंट टैक्स की बजाय डेफर्ड टैक्स में। जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, देखो इस सवाल में असल में सारी एरर्स ही करंट ईयर की हैं, तो मैंने करंट या प्रायर का तो लफ्ज़ ही यूज़ नहीं किया, मैंने तो एक जनरल बताया। अकाउंटिंग वालों की कोई भी एरर आप सही करें तो उसका टैक्स इफेक्ट कहाँ डालना है, डेफर्ड टैक्स। अकाउंटिंग वालों की एरर सही की, उसका टैक्स इफेक्ट डेफर्ड टैक्स में डाल दिया। अच्छा, इसी तरह एक और अकाउंटिंग वालों की एरर सही की थी, सेल लास्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर पेज 651.1 .1 लिखें, .1 के साथ अकाउंटिंग वालों की एरर सही कर रहे हैं पास ईयर की, चाहे पास की हो चाहे करंट की, उससे कोई फर्क नहीं। अकाउंटिंग वालों की एरर पास ईयर की सही कर रहे हैं, इसको डेफर्ड टैक्स में सही कर दें। अकाउंटिंग वालों की एरर पास्ट ईयर की सही कर रहे हैं, पास्ट ईयर हो उससे करंट ईयर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग वालों की एरर पास्ट ईयर की सही कर रहे हैं, इसको डेफर्ड टैक्स में कर दें। अकाउंटिंग वालों की एरर पास्ट ईयर की सही कर रहे हैं, इसको डेफर्ड टैक्स में सही कर दें। अच्छा,
एक वाहिद चीज है जो करंट टैक्स में जानी है, लेकिन वो जानी है सीटी प्रायर के नाम से। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि हमारे साल खड़े होकर पता चला कि पिछले साल का करंट टैक्स गलत है। अब ये अकाउंटिंग वालों की एरर नहीं है, ये अकाउंटिंग वालों का एस्टीमेट है। करंट टैक्स तो हम अंदाजे के तौर पे निकालते हैं। अब इसको सही कौन कर रहा है? टैक्स वालों ने इसको कहा ये फिगर गलत है, इसे सही कर लो। तो हम उसको अपनी एरर नहीं कहते, हम उसे कहते हैं हमारा अंदाजा बदल गया था, हमारा अंदाजा कुछ और था। तो अब सीटी प्रायर भी एक चीज होती है, वो कब आया करेगी? जब कोई अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट की एरर होगी? नहीं, जब सवाल कहा करेगा टैक्स वालों ने ये कर दिया आपके साथ। उसकी मिसाल मैं आपको दिखाता हूं, इसी सवाल में पॉइंट 6 में ड्यूरिंग द ईयर 5 million वॉज पेड इन फुल एंड ऑफ टैक्स ऑफ 7 वाला टैक्स जो हमने पिछले साल अंदाजा लगाया था, इस साल हमने कितना पे किया? इसका मतलब है हमें 2 की। तो ये पिछले साल के करंट टैक्स के बारे में एडजस्टमेंट है। तो याद रखिएगा, पिछले साल का करंट टैक्स एक एस्टीमेट था, अब इसे रिट्रोस्पेक्टिवली जाके ठीक नहीं करेंगे। ये कोई अकाउंटिंग वालों की एरर नहीं है, ये टैक्स वालों ने अपनी कैलकुलेशन करके देखा है और आप पे एतराज किया कि आपने टैक्स गलत निकाला हुआ है। तो लिखें, पिछले साल के करंट टैक्स में अगर टैक्स वाले कोई गलती निकालें पॉइंट 6 के साथ, पॉइंट 6 में सिर्फ इतनी सी बात हाईलाइट करके, पिछले साल के करंट टैक्स में अगर टैक्स वाले कोई गलती निकालें, पिछले साल के करंट टैक्स में अगर टैक्स वाले कोई गलती निकालें तो इसको इस साल सीटी प्रायर के नाम से डालेंगे। तो इसको इस साल सीटी प्रायर के नाम से डालेंगे। अच्छा, अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ें। इसको मैं पास ईयर की एरर नहीं कहा करूंगा, ये पास ईयर की एरर नहीं है, ये इट इज नॉट एन एरर। क्या है? पिछले साल हमने अंदाजा लगाया था टैक्स 7 मिलियन, दिया कितना बड़ा? 2 की क्या हो गई? खुशी को P&L के मुंह पे ले जाएं, नेगेटिव साइन के साथ नहीं, वो तो खर्चा बन जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। खुशी को P&L के मुंह पे ले जाएं। कितने की खुशी है? 2 मिलियन। अच्छा, एक और एडजस्टमेंट जो करनी है, एक हट के बहस करने लगा हूं, एक और एडजस्टमेंट जो आप लोगों ने करनी है जब भी सवाल में टैक्स रेट दिया हो, चाहे IAS 12 में चाहे फाइनल अकाउंट में। जिस तरह हमने क्लास में किया था, P&L के फेस पे तो नहीं हमने किया था, हमने वर्किंग में CT लिखा था, DT लिखा था और नीचे लाइन डाली थी CT प्रायर। हाँ, नोट्स के अंदर, और अगर वर्किंग कर रहे हैं वर्किंग में। अच्छा जी, एसेट रीवैल्यू या इन्वेस्टमेंट्स किस पे पड़ी हुई है? OCI पे। कोई चीज भी इन्वेस्टमेंट / डिबेंचर्स OCI पे पड़े हुए हैं। तो इसमें कैसे एंट्री होती थी? एसेट डेबिट, यूजर्स को खुशी दे दें 70 की, और इन्वेस्टमेंट्स अगर महंगी हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व 70 और DTL 30। तो इनको कहते हैं आइटम्स आउटसाइड P&L। क्या कहते हैं? तो इनका टैक्स इफेक्ट कैसे निकालना है, जरा एक बात सोचिएगा गौर से। ये तो PBT में पढ़े ही नहीं हुए,
तो फिर इनका टैक्स इफेक्ट हम इस तरह निकालते हैं, इनका टैक्स इफेक्ट इस तरह निकालते हैं। हम यूजर को कहते हैं 100 रुपए की खुशी आई, तुम्हारा 70 है, जब कभी ये बिकेगा 61 तो टैक्स वालों को कितना दे देंगे, 30 दे देंगे। तो ये एडजस्टमेंट्स जब भी सवाल में टैक्स रेट आ जाए तो ये दोनों एंट्रीज हमेशा इसी तरह हुआ करेंगे। इन्वेस्टमेंट ओसीआई या डिवेंचर ओसीआई वाले, इन्वेस्टमेंट स्लैश डिवेंचर, ये आइटम्स इनसाइड पी एंड एल है या आउटसाइड पी एंड एल है, इसलिए क्या इनका टैक्स इफेक्ट पीबीटी तक आया होगा या नहीं आया होगा, तो इनको अलग से टैक्स इफेक्ट इसका रिकॉर्ड करते हैं। अगर पिछले और अगले साल की इससे पहले मैंने क्या बात की है, इससे पहले मैंने बात की है जब भी अकाउंटिंग वालों ने कोई एरर किया होगा उसको डेफर्ड टैक्स में सही करेंगे, और जब भी पिछले साल के टैक्स को टैक्स वाले सही करें तो सीटी प्रायर के नाम से। कौन सा? डिविडेंड का तो मैंने ये कहा था कि डिविडेंड अगर आपने अनाउंस किया और ट्रायल में डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, स्टेटमेंट इन इक्विटी में माइनस कर दें, और अगर ट्रायल में डेबिट साइड पे नहीं नज़र आ रहा तो आरई में से कम हो गया होगा तो आरई को आरई में जमा कर दें। फिर वो इस तरह की एग्जाम्पल की है, ये मैं कराता हूँ आपको, इस तरह की एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल्स की हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर देना, अच्छी बात कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, रिवीजन करनी है, एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू, समटाइम्स यू। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 11 में पॉइंट नंबर 5 फाइनल अकाउंट, और पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6 में, नहीं 6 कहां से आ गया, 4 में एडजस्टमेंट नंबर V+I। भाईजन ये चाहे फाइनल अकाउंट के सवाल में हो चाहे IAS 12 का सवाल हो, फिर भी आपने DTL अकाउंट में 30 लेके जाना है, चाहे फाइनल अकाउंट का सवाल आ जाए पेपर में चाहे IAS 12 का सवाल आ जाए। तो बता दें ये जो अजीब सी एंट्रीज हैं ये कब करनी है, सिर्फ OCI आइटम्स के लिए, OCI आइटम्स, क्योंकि ये आइटम्स विद इन P&L हैं या आउटसाइड P&L। अच्छा जी, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में कल हमने मशीन बेची थी। अच्छा इस सवाल में ना गेन नहीं आया था, इस सवाल में लॉस आया था, तो ये एंट्री उल्टी हुई थी। अच्छा कल हमने जो है वो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट किया था। असल में ना यार कुछ चीज़ें ना सवाल में, अब ऑनलाइन वालों ने कल बड़ा इसके सवाल पूछे हैं, कुछ चीज़ें ना बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ना, मैं बताया नहीं करता था, कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली बंदा चल रहा होता है हो जाती हैं पेपर में। नेचुरली बंदा अकाउंटिंग डेप्शन उल्टा के टैक्स सेप्शन आपने माइनस कर देनी है, करंट टैक्स अलग से दिया हो तो आप लोगों ने करंट टैक्स रिकॉर्ड कर देना था। ये वाली एडजस्टमेंट तो कई दफ़ा पहले भी रिवाइज हुई है, जब आखिरी दिनों में आपने रिवीजन करनी थी ये एडजस्टमेंट भी आपसे हो जानी थी। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी, अगले बंदे को बता के परेशान करने वाली बात होती है, यार ऐसे भी होता है वैसे भी होता है वैसे भी होता है, हालांकि बैक एंड पे माइंड में वो कर भी रहा होता है और उन सवालों में उसी तरह उसने करना होता है, चाहे ना भी बताते फिर भी उसी तरह करने की उम्मीद थी। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, कल वाले में आ जाएं। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में क्या था,
मशीन तो बेच दी थी ना, मशीन वो लेके चला गया था, उसकी भी सेल बुक कर दी थी। स्पेयर पार्ट लेके नहीं गया था, रखवा गया था, लेकिन फिर भी हमने उसकी सेल बुक कर दी थी। एक तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या थी? उसका किराया, उसका किराया। अच्छा हजरात आ जाए IFRS 15 पे। छोटे छोटे सवाल हैं ये। पेज नंबर नहीं, मैं बताऊंगा कहाँ पे जाना है। आज हम जी स्टेप नंबर 3 करने लगे हैं। डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 1 क्या है? पेज नंबर 437। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और तीसरा स्टेप है डिटरमिन, और चौथा है एलोकेट ट्रांजैक्शन। एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस में कल हमने 3 मेथड पढ़े थे, कॉस्ट प्लस, मार्केट असेसमेंट अप्रोच और रेजिडुअल अप्रोच। ट्रांजैक्शन प्राइस is the amount of consideration to which a seller expects to be entitled to in exchange for transferring promised goods or services, excluding amount collected on behalf of third parties. तो जो थर्ड पार्टीज के बिहाफ पे अमाउंट आई है वो हमारा रेवेन्यू नहीं है भाई। सेल्स टैक्स का रेट है पाकिस्तान में आजकल 18%। मुझे बता दें रेवेन्यू कितना बुक करूं, 100 बुक करूं या 118? क्योंकि अगर कोई दुकानदार बाजार में 118 की चीज बेचे तो 100 अपनी पॉकेट में डालेगा, 18 गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो बता दें जी क्या चीज रेवेन्यू में नहीं डालनी? एक्सक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज के बिहाफ पे जो अमाउंट आई है, ये छोटा सा सफे के एंड पे लिख लें, छोटा सा सफे के एंड पे लिख लें, सेल्स टैक्स की हेडिंग देके। तो बता दें जी मैंने रेवेन्यू कितना बुक किया है? 100। ये थर्ड पार्टी गवर्नमेंट है, तो ये 18 रुपए किसको पेएबल है, इसलिए ये मेरा रेवेन्यू नहीं है। अच्छा जी, अगली मिसाल इसी सफे पे एंड पे लिखें, आई एम एजेंट। मैं किसी का एजेंट हूं, मुझे वसीम अकरम ने पैसे भेजे हैं कि आप मेरे बिहाफ पे अमरूद खरीद के बेचो। मैं एजेंट हूं, मुझे अमरूद बेच के पैसे आए 50,000 रुपए। उसने कहा इसका 10% कमीशन आप रख लो। इसका 10% कमीशन आप रख लो, 5,000, और बाकी पेएबल टू प्रिंसिपल कितना? व्हाट इज माय रेवेन्यू? 5,000। मेरा रेवेन्यू 5,000 है, मेरा रेवेन्यू 5,000 है। क्यों? मेरा कारोबार है या मैं सिर्फ एजेंट हूं? तो व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज? व्हाट इज माय? तो 5 इज माय रेवेन्यू। दिस इज माय मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम, क्योंकि आई एम एजेंट एंड वर्किंग फॉर समवन। अमेरिका का एजेंट पता नहीं किस किस के एजेंट लोगों ने बनाए होते हैं। ओके, कल अब मुझे पता नहीं किस एक बच्चे ने पूरी वो जो नसीहतें क्लास में, नसीहतें मैंने तो नहीं करनी होती, हमने तो खुद किसी से सुनी होती हैं, आपको तो बस बता रहे होते हैं।
तो वो जो नसीहतें क्लास में होती थी वो सारी एक दो सफ़ों पे लिख के उसने भेजी, कहा कि ये सारी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। अब हाथ ना खड़ा करे, वो अकेले में मुझे आके ज़रूर मिल ले और बता दे कौन था वो। और दूसरा, एक किसी ने कहा था कि लाइब्रेरी के बाहर बच्चे आते जाते कुछ बोल रहे होते हैं ऊंची ऊंची या कुछ, तो वो खुदा के लिए अब आप लोग फिर सीरियस हो जाएं और क्या किया जा सकता है। उसी टाइम लाइब्रेरियन को बता दिया करें या उस टाइम कैमरे की रिकॉर्डिंग फिर चेक कर ली जाएगी। तो इस तरह मुझे बताएं, वरना नहीं पता चलेगा कौन बोल रहा है। एन एंटिटी शेल, अच्छा ये ना डेफिनेशन ट्रांजैक्शन प्राइस की अगर आपने ढूंढनी हो घर जाके, तो स्टैंडर्ड के जब सारे पैरास ख़त्म हो जाएंगे ना, तो अक्सान स्टैंडर्ड के पैरास ख़त्म होने के बाद एक अपेंडिक्स आता है, वहाँ पे आपको ये मिलेगी। An entity shall consider the terms of the contract and business practices to determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which entity expects to be entitled in exchange of transferring goods or services, excluding amount collected on behalf of third parties. The consideration promised in a contract with a customer may include fixed amount and may include, आज हम पढ़ेंगे वेरी। हम सेलर को कहेंगे अगर तुम्हारी चीज अच्छी चली तो मैं तुम्हें थोड़े से पैसे और भी दे दूंगा, तो सेलर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, फिर सेलर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अच्छा जी, फॉर पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, एंटिटी कौन होता है? सेलर shall assume that goods or services will be transferred to the customer as promised in accordance with using contract and the contract will not be cancelled, renewed or modified. तो जब हम सेल बुक कर रहे होंगे, सेल बुक करते हुए क्या सोचा करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ने कैंसिल नहीं होना। ये सादा सी बात है, इसमें क्या बात है। ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ कस्टमर क्रेडिट रिस्क, मींस बैड डेट विल नॉट बी एडजस्टेड इन ट्रांजैक्शन प्राइस, बट transaction price is adjusted where entity will enforce it right for only a portion of amount. अच्छा, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपकी सेल है 100, आपको उम्मीद है 90 की। मैंने क्या बताया था, नया स्टैंडर्ड क्या कहता है? बैड डेट नहीं कहना 10 को, सेल ही कितनी बुक कर लें? 90। एक्सेलेंट। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। सो व्हाट इज माय ट्रांजैक्शन प्राइस? 90। इसके बाद जब कस्टमर पैसे लाया, वो सिर्फ लाया 70, इसको अब आप बैड डेट में डाल दें। इसको कहां डाल दें? बैड डेट में। डेटर कितने से क्रेडिट कर दें? क्या इसको बैड डेट में डालने या सेल में एडजस्ट करना है? बैड डेट में डालना है, सेल में एडजस्ट। सेल ट्रांजैक्शन प्राइस में बैड डेट एडजस्ट करने की इजाजत, ये बैड डेट नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड ही बदल गया है। पुराना स्टैंडर्ड होता था, वो कहता था आप सेल बुक करो 100 पे, चाहे 90 आने की उम्मीद है। सेल बुक करो 100 पे, सेल बुक करो 100 पे, और जब डेटर पैसे लेके भागे तो 22 का खर्चा रिकॉर्ड कर लो। नया स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, सेल ही बुक किस पे करो? 90 पे, जितनी उम्मीद है। और बाद में उन उम्मीदों पे भी H2O फिर जाए तो, H2O पता है वाटर को कहते हैं, बाद में उन उम्मीदों पे भी H2O फिर जाए तो सेल रिकॉर्ड नहीं करनी या रिवर्स नहीं करनी आपने, बल्कि बैड डेट रिकॉर्ड करना। जी हाँ, उम्मीद यानी कि सेल 100 की थी, लेकिन उस बंदे के कपड़े देख के मुझे लगा ये 90 दे दे, बड़ी बात है। क्या 10 का क्या किया भाईजान बताएं? ऑटोमेटिकली सेल ही कम करके बुक कर लिया। सेल कम हो जाएगी, जीपी कम हो जाएगा आपका। 95 दीजिए तो अदर इनकम बुक कर लो, मोजा ही मोजा। नहीं, बस अदर इनकम डालो। ये ऊपर वाले 10 रुपए को मैंने बैड डेट नहीं कहा,
सेल ही प्योरली बुक कर लें किस पे, 90 पे। भाई देखो ननकाना से अब्बू ने बातें करने के लिए भेजा इधर, यार ये क्या बंदे हैं यार। असल में कहानी ये है कि एक दफ़ा मैं ननकाना गया था, ये भाई वहाँ मिले थे मुझे और इनके अब्बू से भी मेरी मुलाकात हुई थी, इस वजह से फिर जो है ना अब इनको मैं सांस दिलाता रहता हूँ। अच्छा नहीं, वहाँ टाइम ज़ाया नहीं करने गए थे, यूटिलाइज करने गए थे। ओके जी उमैर भाई, हद होगी यार। नहीं नहीं, मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह 1-2 दिन में बता दूंगा आपको। 90 इज नॉट एडजस्टेड फॉर 12। 12 पता है ना क्या है? 90 इज नॉट एडजस्टेड फॉर 12, बट ट्रांजैक्शन प्राइस इज एडजस्टेड वेयर एंटिटी उम्मीद करती है फॉर ओनली आ पोर्शन ऑफ अमाउंट। आगे काटें, लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस एडजस्ट करो, कैसे एडजस्ट की थी? 100 माइनस 10। एक एडजस्टमेंट सेल में की है मैंने, माने ना माने, कितने रुपए वाली? 10 रुपए वाली सेल में एडजस्टमेंट की है मैंने, लेकिन कौन सी वाली सेल में एडजस्टमेंट नहीं की? बैड डेट वाली। बैड डेट अलग से P&L में एक्सपेंस नजर आएगा या सेल को खाएगा? लेकिन ये जो 10 रुपए है ये सेल को खा गया, ये सेल को खा गया। डन। तो अब बता दें 90 में क्या एडजस्ट कर लिया? 10। क्या नहीं किया? द ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट एडजस्टेड फॉर क्रेडिट रिस्क, बैड डेट, बट ट्रांजैक्शन प्राइस इज एडजस्टेड वेयर एंटिटी विल इन्फोर्स, अपना राइट इन्फोर्स करेगी फॉर ओनली पोर्शन ऑफ अमाउंट। भाई मुझे पता है एंटिटी कोशिश तो 100 का करती है, लेकिन उसको पता है कि मैं जितना मर्जी इन्फोर्स कर लूं अगले ने देने ही कितने हैं। अगर कई दफ़ा आपको अगले के हालात देख के पता चल रहा होता है। और भाईजान आप अगर थोड़ी सी मेरे से बात करें, मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज वालों की बात करूं, अब कॉलेज वाले के पास कोई बच्चा आके जो है वो ऐसे बड़े मूड में आया, वैसे बड़ा अमीर था, ऐसे शर्ट फाड़ी हुई, ये हुआ, छोटा सा मोबाइल पकड़ा हुआ। अब कॉलेज वालों ने उसको देख के कहा ये तो मलंग है। कोई बच्चा कहीं से आया FSC के कॉलेज में, हमारे कॉलेज की बात नहीं हो रही, अपने पे ना लिया करें। तो अब कॉलेज वालों ने, यार प्लीज जो जो करते हो वो बताते हो। अब सॉरी या वो बचपन में मुंह से निकल जाता था ना, जो कहता है वही होता है, तो वो सॉरी, तो ऐसे अल्फाज ना बोला करें ना। तो अब मेरी बात सुने। हाँ, तो उस बंदे के हालात देख के आपको पता है कि मैं इससे 20,000 फीस नहीं ले सकता, आई विल ओनली इनफोर्स 15-16 हजार, वो भी मिल जाए बड़ी बात है। तो आप सेल ही शुरू से किस पे बुक कर लें, बाद में बैड डेट भी तो रिकॉर्ड करना है, तो बेहतर है सेल ही नेट कर। अच्छा जी, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। कौन सी वाली फिगर है? ये वाली फिगर है। कई दफा डिस्काउंट्स आया करेंगे, कई दफा इंसेंटिव्स आया करेंगे, कई दफा पेनल्टीज आया करेंगी। इसके आज हमने सवाल करने हैं। कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, ये भी हमने करना। ये कर लिया हुआ है हमने एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये वो जो डेटर की पीवी निकालते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग क्या है? डेटर 2 महीने में पैसे दे जाएगा या 2 साल में? ये तो इतनी बड़ी फाइनेंसिंग कर दी आपने, उसकी मुझे लगवा दी है। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग के कई सवाल हमने किए हुए हैं। अगर कोई बंदा मुझे सवाल का नंबर लिखवा दे पेज नंबर के साथ, डेटर की एग्जांपल नंबर पता नहीं 3, 4, 5, 6, 7 कौन कौन सी की थी? कहां से कहां तक किताब में? 480। एग्जाम्पल नंबर 4 से 4, 5 भी था, 6 भी था, 7 भी था, 11 भी किया था शायद, या 12।
11 किया था 12? तो डेटर वाली जो एडजस्टमेंट्स की थी लिख लें। इसमें एक डेटर था और एक एडवांस भी था। क्वेश्चन 12 में एडवांस वाला किया था। तो अगर डेटर 2 साल बाद पैसे दे या 2 साल पहले पैसे दे दे तो इसको क्या कहते हैं, बोलें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। पहली क्लास में ये सवाल कर लिए थे और दूसरी में 4, 5, 6, 7। ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे एडजस्ट किया था? डिस्काउंट करके। उसने कहा था मैं 2 साल बाद इतने पैसे लूंगा, हमने डिस्काउंट करके। कल वाली क्लास में भी हमने डिस्काउंटिंग की थी, पास पेपर क्वेश्चन 11 के 1 में। अच्छा, नॉन कैश कंसिडरेशन। दुकानदार ने हमें अमरूद बेचे, हमने उसको बॉल पॉइंट पेश कर दी। दुकानदार ने हमें अमरूद बेचे, हमने उसको बॉल पॉइंट पेश कर दी। व्हाट इज दिस? नॉन कैश। अल्लाहु अकबर। पैसे पेएबल बाय सेलर। ये भी आज पढ़ेंगे, ये भी आज पढ़ेंगे। क्या पैसे पेएबल बाय? आमतौर पे वैसे क्या होता है, सेलर कॉलेज है मिसाल के तौर पे, सेलर आपको पैसे देता है, पता नहीं कुछ होगा चक्कर। कैसे पैसे पेएबल बाय? स्टैंडर्ड ने नहीं लिखा हुआ बाय सेलर, लेकिन मैं बता रहा हूं बाय सेलर स्टैंडर्ड का ये लफ्ज है। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। ट्रांजैक्शन प्राइस में 5 मसले हो सकते हैं पेपर में। नंबर 1, उसमें डिस्काउंट इंसेंटिव पेनल्टीज हो सकती हैं। तुमने अगर घर मुझे टाइम पे ना बना के दिया, मैं तुम्हारे रेवेन्यू में से पैसे काट लूंगा। ये कोई चीज है, देखेंगे। डेटर ने 2 साल 3 साल बाद पैसे देने हैं। जब मैंने चीजें बेची अमरूद, तो मुझे अगले बंदे ने पैसे नहीं दिए, बॉल पॉइंट पेश कर दी। नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। चलें जी, हम शुरू करते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन। अल्लाह का शुक्र है IS 37 पढ़ लिया हुआ है, तो इधर अब हमारा ना जोर लगना है ना एफर्ट लगनी है। वेरिएबल कंसिडरेशन 2 सफ़े आगे कर लें। कैलकुलेटर पकड़े बगैर आप हजरात ने मुझे इस सवाल में रेवेन्यू बताना है। एक एंटिटी है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बोला ना करो, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एट अ टोटल प्राइस ऑफ। एक एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर कॉलेज। एक बिल्डर ने हमें कहा, कॉलेज वालों आप किराए की बिल्डिंग में रह रहे हो, मैं आपको बिल्डिंग बना के दे देता हूं। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर कॉलेज एट अ टोटल प्राइस ऑफ 1000 मिलियन विद अ कंप्लीशन डेट ऑफ 31 दिसंबर 2002। टाइम लगेगा ना बनाने में। कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं कि बोनस भी मिलेगा सेलर को 200 मिलियन, माशाल्लाह 1000 में 200 मिलियन बोनस भी मिलेगा अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए विद इन। अब सेलर सोचे, जैसे सेलर ने बल्ब बेचते हुए सोचा था कितने वापस आने हैं। सेलर सोचे जिस तरह लॉयर से IS 37 में सोचवाते थे। सेलर सोचे कि मैं टाइम पे खत्म कर लूंगा या नहीं। और अल्लाह का शुक्र है सेलर में पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे इतनी अकल होगी कि वो काम को देख के अंदाजा लगा ले। कंसोलिडेशन का सवाल मैं आपको दूं, आप देख के अंदाजा लगा लेंगे ये कितने मिनट में होगा, तो सेलर अंदाजा लगा लेगा ये कितने मिनट में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बेस्ड ऑन सेलर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, द सेलर एस्टिमेट्स आर 90% चांस ऑफ टाइमली कंप्लीशन। सेलर कहता है मुझे प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टन नहीं है, मुझे क्या है, प्रोबेबल है, हाई चांस है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम वक्त पर मुकम्मल कर लूंगा। ये परसेंटेज अमाउंट पे नहीं लगानी, ये परसेंटेज अमाउंट पे नहीं लगानी। ज्यादा चांस है 200 मिलियन मिलेंगे और 10% चांस है कि 200 मिलियन पूरे ही नहीं मिलेंगे। अगर टाइम पे कर दिया तो 200 मिलेंगे, अगर टाइम से लेट कर दिया, अगर 2 जनवरी 2003 को बिल्डिंग डिलीवर की
तो पूरे 200 खत्म हो जाएंगे। अब 200 मिलने का चांस हाई है या लो है, ये बता दो। हाई चांस है 200 मिलने का, तो इसलिए आप रेवेन्यू 1200 पे बुक करें। रेवेन्यू किस पे बुक करें? व्हाट इज माय ट्रांजैक्शन प्राइस? 1000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 या 1200? आपने इसमें इंसेंटिव डाला है या नहीं डाला? और अगर लिखा होता 40% चांस है कि पैसे मिलेंगे, फिर ना डालते। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। रुपीज 200 विल बी रिसीव्ड इफ कंप्लीटेड ऑन टाइम, नो बोनस इफ नॉट कंप्लीटेड ऑन। द मोस्ट लाइकली मेथड प्रिडिक्ट्स द अमाउंट ऑफ, मोस्ट लाइकली क्या है? 90% चांस है कि 200 मिलेंगे, 10% चांस है कि 0 मिलेंगे। ज्यादा किस चीज का चांस है? तो क्या कर लें, ये रेवेन्यू किस पे बुक कर लें? 1200 मिलेंगे। आप बताएं, मैंने इंसेंटिव डाला है या इंसेंटिव नहीं डाला? अच्छा, पेनल्टी के बारे में भी मैं बताऊंगा। पेनल्टी निकालनी होती है और इंसेंटिव इंसेंटिव डालूं या ना डालूं? डाल दें इंसेंटिव, क्योंकि चांस कितना है इंसेंटिव मिलने का? ज्यादा। हाँ जी भाई, सवाल पूछो। नहीं, IFRS 15 के अपने रूल्स हैं उसके केस। ये कोई क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6, पढ़ लिया करें यार। टाइटेनियम enters into a contract with Delta to supply laptops at a total price of 5 million by 30 जून 2000। इसमें इंसेंटिव कोई नहीं है, हमने सेलर को फायदा कोई नहीं दिया, लेकिन एक जुर्माना है। अगर तुमने लैपटॉप लेट डिलीवर किए तो हम 4 लाख तुम्हें जुर्माना डालेंगे। अब आप सोचें, आप दुकानदार हैं, कस्टमर ने आपको कहा यार मुझे 5 मिलियन के लैपटॉप बेच दो 30 जून 2003 तक। आप खड़े होकर सोच रहे हैं मैं इस वक्त तक बेच सकूंगा या नहीं। बेस्ड ऑन टाइटेनियम एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर इज हाई चांस ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, टाइमली डिलीवरी का हाई चांस है, हाई चांस है टाइमली डिलीवरी का, हाई चांस है टाइमली डिलीवरी का। पेनल्टी माइनस करूं या ना करूं? पेनल्टी देने का चांस है या पेनल्टी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पेनल्टी नहीं पड़ेगी, हाई चांस है पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पड़ेगी तो मुझे 50 लाख मिलेगा या 46 लाख मिलेगा? तो हाई चांस है पेनल्टी नहीं पड़ेगी। इधर मैं आप ये नहीं पूछ रहा ऐड करूं या इग्नोर करूं, इधर मैं पूछ रहा हूं लेस करूं या इग्नोर करूं? इग्नोर करना है, क्योंकि ज्यादा चांस किस चीज के बोले? देयर आर 2 आउटकम्स। नो पेनल्टी विल बी चार्ज इफ डिलीवर्ड ऑन, एंड 4 लाख विल बी चार्ज इफ नॉट डिलीवर्ड ऑन। द मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड प्रिडिक्ट्स दैट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज 5 मिलियन। क्यों नहीं पेनल्टी माइनस की? अल्लाह का शुक्र है पढ़नी नहीं है, बाद में एस्टीमेट चेंज हो सकता है, वो फिर देखेंगे कभी। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये है ना सवाल। एग्जाम्पल 4, पिछला सफा। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस में भी 5 बातें हैं, उसमें से पहली बात कर रहे हैं वेरिएबल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वेरी कर रही है ना, कभी पेनल्टी की वजह से, कभी बोनस की वजह से, तो वेरिएबल कंसिडरेशन। ए कंस्ट्रक्शन कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन एसेट फॉर 9 लाख विद एन एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट ऑफ 30 नवंबर। कस्टमर विल पे अ बोनस ऑफ 2 लाख इफ एसेट इज कंप्लीटेड बाय 30 जून। अगर एसेट मुकम्मल हो गया 30 जून तक तो कितना बोनस मिलेगा? बोनस रिड्यूस हो जाएगा 20% से फॉर ईच मंथ ऑफ डिले। इधर देख रहे हैं आप लोग, बोनस डिक्रीज हो जाएगा 20% से फॉर ईच मंथ ऑफ डिले।
अब दो पॉसिबिलिटीज नहीं है, हाँ या ना नहीं है, अब ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं दो से। अब दो पॉसिबिलिटीज नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी कंप्लीट कर देंगे टाइम पे, दूसरी पॉसिबिलिटी महीने का डिले होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी 2 महीने का डिले होगा, चौथी पॉसिबिलिटी 3 महीने का डिले होगा, वो भी डाल सकते थे, कोई मसला नहीं। सेलर ने अंदाजा लगाया है कि टाइम पे डिलीवर कर दूंगा, इसका चांस है 80%, महीना लेट हो जाएगा, इसका चांस है 15%, 2 महीने लेट हो जाएगा, इसका चांस है, यानी 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा टाइम, इसका चांस कितना है? इधर जो है ना पॉसिबिलिटीज 2 नहीं है, इधर पॉसिबिलिटीज 2 से ज्यादा हैं, बल्कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3। इधर अब पिछले तरीके से भी हो सकता है सवाल, वो स्टैंडर्ड सजेस्टेड नहीं है। इधर अब नए तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे, हम परसेंटेजेस अमाउंट्स पे लगाएंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं? मल्टीपल ऑप्शंस। कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज मेथड एंड यूजिंग मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली तो ये वाली है, मोस्ट लाइकली, जैसे पिछले सवाल में 70 और 90, लेकिन नॉट प्रेफरेबल इन दिस सिनेरियो। नया मेथड एक मैं सिखाने लगा हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। वो मैंने एक सिखाया था आपको, मैंने कहा था हवाई जहाज पे जाएगा इतना किराया, बस पे जाएगा इतना किराया। मैंने कहा था बस का किराया इग्नोर करें, सिर्फ हवाई जहाज का किराया लें। लेकिन एक और कैलकुलेशन भी करवाई थी मैंने उस दिन, मैंने कहा था बस का किराए के ऊपर उसकी परसेंटेज लगाएं, हवाई जहाज के किराए के ऊपर उसकी परसेंटेज लगाएं। अब ये बातें तो भूल ही होंगी, सारी बातें, इंसान है। मुझे पहले अमाउंट्स निकाल के दिखा दें। अगर मैं टाइम पे कर लेता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख। 2 लाख मिलने का कितना चांस है? 80%। द बोनस विल डिक्रीज बाय 20% फॉर ईच फ्रॉम 30। मेरे पास ये रफ वर्किंग की जगह है, 2 लाख माइनस 10% ऑफ 2 लाख, जी कितना आ गया? 1 लाख। पूरा बोनस मिलेगा या 40,000 बोनस खत्म हो जाएगा मेरा? मिलेगा कितना? 160। अगली पॉसिबिलिटी 2 लाख माइनस 20% ऑफ 2 लाख माइनस 20% ऑफ 2 लाख, 2 महीने का जुर्माना पड़ेगा ना। एक और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, 160 के ऊपर 80% लगा दें, लेकिन वो भी चल सकती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे मर्जी फिगर निकालने पे मुझे कोई मसला नहीं है। 128,000। मैं क्या कह रहा था, जरा आप लोग कैलकुलेटर पकड़ें, मैं क्या कह रहा था? इन फिगर्स के निकालने के 2 तरीके हैं भाईजान, ये परसेंटेजेस कुछ और हैं। कस्टमर बोनस दे देगा 2 लाख का अगर 30 जून तक मुकम्मल हो गया। उधर देखें, अगर 30 जून तक मुकम्मल हो गया तो 2 लाख, अगर महीने बाद मुकम्मल हुआ तो 2 लाख इंटू 80% कर दें, खैर है 160,000 आ गया, ठीक है। 160,000 जवाब आ गया आपका। अब आपके पास एक ऑप्शन और भी है कैलकुलेशन की, ये हल्का सा डिफरेंस आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वो कैलकुलेशन का तरीका ये, इस 1,60,000 पर लगाएं 80%, 128,000। ये आपने किस पे लगाया 80%? 1,60,000 पर। अच्छा, मैं किस तरह करवा रहा था कैलकुलेशन? दो लाख माइनस 20% ऑफ माइनस 20% ऑफ, इसका जवाब मैं आपसे पूछ रहा था, इसका भी वही आ रहा है 1। ये फर्क आ रहा है ना, फर्क आ रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं। पता नहीं बिला वजह 120 लगे हुए हैं, 128 लगे हुए हैं। जवाब देखें डिफरेंट आ रहा है। कितना आ रहा है? क्योंकि मैंने आप 20% उसी 2 लाख पे लगा दिया।
तो भाई ये दो तरीके हैं कैलकुलेशन के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने रिडक्शन करनी है जैसे मर्जी कर लीजिएगा, ये कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों ठीक है, वो कैलकुलेशन का तरीका है, उसने बताया नहीं हो कि 20% किसका, तो ये कोई मसला नहीं। 2 लाख पे 60% लगा के भी निकल आएगा, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी करो। दोनों कैलकुलेशन के तरीके ठीक हैं। जो लोग ऐसे कर रहे हैं 2 लाख इंटू 80% और फिर 1,60,000 इंटू 80%, उनका तो जवाब यहां 128 आ रहा है। लेकिन जो लोग ऐसे कर रहे हैं 2 लाख माइनस 20% ऑफ 2 लाख, अगेन माइनस 20% ऑफ 2 लाख, क्योंकि आप वो फिगर यही सेम रख रहे हैं, तो फिर फिगर 128 नहीं आएगी। फिर फिगर कितनी आ रही है, तो मैंने 120 वाली यूज की हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर है, ये कैलकुलेशन की तरीके हैं। सवाल ने वाज़े बताया नहीं हुआ कि 20% रिडक्शन किस तरह चलनी है, तो ज़्यादा बेहतर यही होगा बेसिक अमाउंट पे लगाते रहें। अच्छा, अब आप मुझे बता दें, बीइंग अ सेलर, अगर मैं टाइम पे डिलीवर कर दूं तो कितने पैसे, जल्दी बताएं। 2 लाख, 2 लाख, नहीं वो नो छोड़े, 2 लाख। अगर मैं थोड़ा सा लेट डिलीवर करूं 1 महीना, तो मुझे बोनस मिलेगा जरूर, लेकिन कितना। और अगर मैं 2 महीने का डिले डाल दूं, अब आप मुझे बता दें, मैं एक तरीका परफॉर्म करने लगा हूं जिसमें मैं रेवेन्यू बुक करने लगा हूं, वो है प्रेफरेबल इन दिस सिनेरियो। वो ये तरीका है कि 9 लाख इज फिक्स्ड अमाउंट प्लस 2 लाख मिलने का चांस 80% है और 1,60,000 मिलने का चांस 15% है। अब मैं ये परसेंटेजेस अमाउंट पे लगा रहा हूं, और 1,20,000 मिलने का चांस 5% है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। या मैं साइकिल पे चला जाऊं, या मैं हवाई जहाज पे चला जाऊं, या मैं बस पे चला जाऊं, या मैं ट्राला करा लूं, या मैं खोता रेडी करा लूं। अब पॉसिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो बेहतर है कि अब आप मोस्ट लाइकली यूज ना करें, बल्कि इस मेथड का नाम क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज यूज करके मुझे बता दें 10900000। तो आप लोग ऐसा कर लेना, ये ऐसे डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये सारा दोबारा नोट कर लें डब्बे को। 9 लाख जमा 2 लाख मिलने का चांस, 1,60,000 मिलने का चांस और 1,20,000 मिलने का चांस 5%। ग्रैंड टोटल 1090,000। ग्रैंड टोटल 10। हाँ जी भाई, आखिर में 128 यूज कर लो। जिन्होंने 128 यहां यूज किया वो 128 यहां लिख लें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1090 इज माई रेवेन्यू, ये मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस है। मुझे 10 लाख मिलेंगे यार। असल में ना, अब पॉसिबिलिटीज देखें, कई हैं। इधर देखें, एक पॉसिबिलिटी है मुझे 11 लाख मिलेंगे 9 जमा 2, लेकिन अगर मैं महीना लेट करता हूं तो 9 लाख जमा 1,60,000 मिलेंगे। अगर मैं 2 महीने लेट करता हूं 9 लाख जमा 1 लाख। लेकिन इन तीनों अमाउंट्स की प्रोबेबिलिटीज लगा के एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल ली। शायद क्यूएम में भी निकालते होगे आप, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल ली, क्योंकि पॉसिबिलिटीज 2 थी या 3 थी। इससे पहले वाले सवाल में 2 पॉसिबिलिटीज थी, या होगा या नहीं होगा। 90% चांस है कि हो जाएगा, 10% चांस है। उधर हम परसेंटेजेस कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 2। इधर पॉसिबिलिटीज 2 से, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं। लेकिन अगर पुराने मेथड से सॉल्व करना है आपने, तो फिर बता दें हाईएस्ट परसेंटेज वाली अमाउंट कौन सी है, फिर चुप करके मोस्ट लाइकली उठा लें। ये भी 2 नंबरी चलेगी। 9 लाख जमा 2 लाख, इंशाल्लाह ज्यादा चांस है कि बोनस
2 लाख मिलेगा, क्योंकि इंशाल्लाह ज्यादा चांस है कि टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। लिखें, जब 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हों तो बेहतर है कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालें। इस एग्जांपल के ऊपर ही लिखें ना, जब 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हों तो बेहतर है कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालें। पिछले सवालों में क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेड वैल्यूज या मोस्ट लाइकली? मोस्ट लाइकली। 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज तो बेहतर है एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालें। रेडी है? चलो मैं बताऊंगा तब। उधर ही सुई अड़ी रहती है। अगर 2 ऑप्शंस होती ना 80% और 20%, तो फिर तो मैं ये लंबे चक्कर में पड़ता ही ना, फिर मैं बस 9 लाख में कितना ऐड कर देता। नहीं, इग्नोर तो नहीं करना, तीनों पॉसिबिलिटीज लगा दो ना। कंप का फिर क्या क्राइटेरिया रखोगे? नहीं, उसमें तो 2 थी ना, इसमें 3 है। 3 है तो लगा दो, बात खत्म। बात तो सिंपल है, आप उसको क्यों फैला रहे हो? पिछले सवाल में 2 ऑप्शन थी, 90 या 10। मैंने कहा था 90 वाली पूरी फिगर उठा लो, और इस सवाल में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3। चलें रिवाइज करें सवाल। एग्जाम्पल 7। एक तरीका क्या है, परसेंटेज पे क्या लगाते रहें, अमाउंट और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते रहें, लंबा तरीका, इसका नाम एक तरीका क्या है कि सबसे बड़ी परसेंटेज की अमाउंट उठा लें। ये दोनों तरीके हैं। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड अ कस्टमाइज्ड एसेट। कस्टमाइज्ड एसेट का क्या मतलब है? उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द एसेट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको बना के देना है। द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज 2.5 मिलियन। 25 लाख रुपए हम उससे लेंगे, बट दैट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एसेट, स्पेसिफिकली फॉर ईच ईयर ऑफ, फॉर ईच डे, महीने नहीं, फॉर ईच डे आफ्टर 31 मार्च द एसेट इज इनकम्प्लीट अगर रहा तो प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन इज रिड्यूस्ड बाय, ये पेनल्टी है इंसेंटिव है? पेनल्टी। प्रॉमिस कंसिडरेशन रिड्यूस हो जाएगी 10,000 से। फॉर ईच डे बिफोर 31 मार्च एसेट इज कंप्लीट द प्रॉमिस्ड प्राइस विल इंक्रीज बाय, तो प्रॉमिस प्राइस कितनी हो जाएगी? 10,000 से बढ़ जाएगी। अगर आपने पहले काम किया तो बोनस टाइप चीज मिलेगी, अगर आपने लेट काम किया तो पेनल्टी टाइप मिलेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट। इन एडिशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ एसेट अ थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट द एसेट। इफ द एसेट रिसीव्स अ गुड रेटिंग, seller will be entitled to a bonus of 1.5 लाख. There is a 90% chance that this amount will be. ये एक और काम है, वो है जल्दी या लेट बना के देने पे। लेट बना के देने पे पेनल्टी, जल्दी बना के देने पे बोनस। और ये है क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड, हेस्ट मेक्स वेस्ट, लेकिन हो सकता है हेस्ट में भी आप अच्छा काम कर जाएं। तो हेस्ट में अगर आप अच्छा काम कर गए या वेस्ट में भी अच्छा काम कर गए, वो कोई जरूरत नहीं। लेट, इसमें लेट या जल्दी की शर्त नहीं है, इसमें यह है प्रोडक्ट क्या आपने हमें बना के दी है। कई दफा वो आपको दुकानदार को पिज्जा खराब भी बना, वो सही भी बना के दे, लेट भी बना के दे, आपको यार इतना मजे गए कि तो भूल ही गया मुझे, तूने लेट बना के दिया है। तो एक बोनस मिलना है किस पे डिपेंडेंट? रेटिंग के ऊपर। कंसिडरिंग वेरियस अनसर्टेनिटी इन डिसाइडिंग वेदर द कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड इन गिवन डेडलाइन, प्रोजेक्ट मैनेजर ने अंदाजा लगाया है कि 1 दिन लेट हो गया इसका चांस 50% है, 2 दिन लेट हो जाए इसका चांस 30% है, 3 दिन लेट हो जाए। मुझे बताएं इस पैरे पर कौन सा मेथड बेहतर है? इधर 2 ऑप्शंस हैं। 90% चांस है कि क्वालिटी की चीज बनेगी, 10% चांस है कि अब 1.5 लाख पर 90 ना लगाएं,
क्योंकि पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2, एक 90, एक 10, और इधर मोस्ट लाइकली लगा दें। यानी फिर परसेंटेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई ना करें, और इधर क्योंकि पॉसिबिलिटीज कितनी है? यही नोट कर लेते हैं। अच्छा जी भाईजान, फिक्स्ड पैसे कितने हैं? 25 लाख। एक दिन लेट हो तो जुर्माना, 2 दिन लेट हो तो जुर्माना, 3 दिन लेट हो तो जुर्माना, पेनल्टी। 10,000 का जुर्माना पड़ेगा, 20,000 का जुर्माना पड़ेगा, और ये 17,000 जुर्माना कहां से आ गया? या 10,000 जुर्माना है, या 20,000 जुर्माना है, या 30,000 जुर्माना है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज जुर्माना या 10,000 है, या 20,000 है, 30,000 है, हम कौन सा यूज कर रहे हैं? 17,000। चलो खैर, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें भी आपने मोस्ट लाइकली लगाना था ना, तो फिर बस 10,000 उठा के यहां लिख देना था। लेकिन बेहतर है अब ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो तो उस तरह कर दें। अच्छा, बोनस को क्या करूं? इग्नोर करूं या ऐड? मेरे ख्याल से इग्नोर कर दें। ये बोनस कुछ और है भाईजान, ये क्रेडिट रेटिंग पे है, जो प्रोडक्ट रेटिंग के ऊपर है, वो अलग कहानी है। अच्छा, आपको पता है कि हमें अल्लाह का शुक्र है ये 10,000 वाला बोनस नहीं मिलना। ये 10,000 वाला बोनस मिले, मैं पहले दिन से ही सोच रहा हूं मैं और टाइम पे काम करूं चीज, मैं पहले दिन से ही सोच रहा हूं मैंने लेट काम करना है। तो ये वाला बोनस तो मिलना नहीं, ये तो पेनल्टी ठुकेगी। पीछे क्या रह गया? क्वालिटी वाला। वो बोनस मिले मुझे 90% चांस है, और ना मिलने का चांस, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? तो अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें या खाली अमाउंट उठा लें? उठा लें, क्योंकि अमाउंट मिलने का चांस ज्यादा है ना मिलने की बनिस्बत। बोनस, व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस? 2633,000। कितने लोगों ने हाइब्रिड में यही फिगर निकालनी थी? हाथ खड़ा करें जी। कितने लोगों ने निकाली थी? हाथ नहीं खड़ा किया। कितने लोगों ने निकालनी थी? हाथ नहीं खड़ा किया। कितने लोगों ने नहीं निकालनी थी ये फिगर्स? अच्छा, शुक्रिया। ये चौथे कौन है? कर दो क्लोज जी।